जब ज्योतिष के बारे में बात होती है तो नॉर्मली लोगों के दिमाग में एक इमेज आती है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी उसको रिप्रेजेंट करती है। बट फैक्ट ये है कि कई हजारों सालों से ज्योतिष को फॉलो किया जा रहा है और इतने सालों तक अगर किसी चीज का इतिहास रहता है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ सब्सटेंस होता है, कुछ उसमें कंटेंट ऐसा होता है जो उसको जीवित रखता है। यहाँ पे दो शब्द आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी एक अलग टर्म है, ज्योतिष एक अलग टर्म है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ द मूवमेंट एंड रिलेटिव पोजीशंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इंटरप्रेटेड एज हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन अफेयर एंड द नेचुरल वर्ल्ड। माना ही जाता है कि आकाश में जो भी पिंड ग्रह वगैरह मूव कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, उसका असर हमारे मानवीय जीवन पर पड़ता है। इसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। जब हम हिंदी में या संस्कृत में इस शब्द को देखते हैं ज्योतिष को, तो ज्योति बोला जाता है लाइट को और ईश बोला जाता है लॉर्ड को। तो ज्योतिष का मतलब है लॉर्ड ऑफ लाइट, मतलब जो रास्ता दिखाए, जो टॉर्च बेयरर की तरह काम करे और आपको आगे का पाथ बताए, उसे कहा गया है ज्योतिष। तो ये तो इसकी एक डेफिनेशन है कि किस तरह हम इसको देखते हैं। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में, कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये वेदों का एक पार्ट है और हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में वेदों की एक अलग ही उसकी इंपॉर्टेंस है। ये कहा जाता है कि व्याकरण वेदों की जीवा है। ग्रामर अगर आपको नहीं आती तो आप किसी शब्द को अच्छे से बोल नहीं सकते, आप वाक्य नहीं बोल सकते, आप उस भाषा में अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया वेदों का एक जो ऑर्गन है वो व्याकरण भी है। उसी तरह से ज्योतिष को भी वेदों का अंग माना गया और कहा गया कि ज्योतिष वेदों का नेत्र है। अब नेत्रों के द्वारा क्या कार्य किया जाता है बताने की जरूरत नहीं है। नेत्र देखने में मदद करते हैं। दूरदर्शिता की जब हम बात करते हैं, फार साइटेड होने की बात करते हैं और चीजों को अच्छे से समझने की बात करते हैं, तो उसमें नेत्रों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये कहा गया कि अगर वेदों को समझना है तो आपको ज्योतिष समझना पड़ेगा। ज्योतिष के जो आधारभूत नियम है उसके बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो भैया ज्योतिष तो ये है। अब कुछ इसके प्रूफ जब लोग बोलते हैं, और आजकल तो इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन होता है कि इतनी दूर सेलेस्टियल बॉडीज है, इसका क्या असर हमारे ऊपर पड़ता होगा। उसके दो परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं। देखिए, सन टैन के बारे में हम सब जानते हैं। साइंस ही मानता है कि जब आप सनलाइट में जाते हैं तो प्यूपिल का साइज आपका कम और ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू लाइट, कितनी लाइट की इंटेंसिटी आ रही है। और स्किन का जलना सूर्य की रोशनी से, वो बहुत एक कॉमन सा फीचर है। इसके अलावा अब तो ये भी मान लिया गया है कि चंद्रमा के साइजेस की वजह से चंद्रमा का आकार जैसे घटता बढ़ता है अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास, तो उस समय ज्वार भाटा, हाई टाइड लो टाइड आने का जो पैटर्न देखा गया है वो कहीं ना कहीं मून के साइज से कनेक्टेड है। इस बारे में गूगल पर और बाकी जगह पे बहुत सारी जानकारी दी गई है। जब मौका मिले आप उसके बारे में पढ़िएगा। और इसके अलावा बहुत सारी फीचर्स है, जैसे कि जो ज्योतिष में ग्रहों का रंग बताया गया है। मंगल को लाल रंग का कहा गया है और नेकेड आई से आप कभी किसी स्टार को देखते हो किस रंग का है नहीं बता सकते। आज पिछले 50-60 सालों में जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है या वेस्टर्न साइंस है, सॉरी, उन लोगों ने अब जाके पता लगाया है कि मंगल लाल रंग का है, उसमें रेड ऑक्साइड है वगैरह वगैरह। और हमारे यहाँ इतने सालों से हम उसका रंग लाल पढ़ते आ रहे। इसी तरह से शनि का वेग जब हम ज्योतिषीय ग्रंथ में पढ़ते हैं तो पता लगता है कि उसकी जो डेंसिटी है बहुत कम है। ये हमें पढ़ाया जाता था और हम आगे भी इसी को पढ़ाते हैं कि शनि की डेंसिटी कम है। आज साइंस ये बताता है कि शनि इतना हल्का है कि अगर वो पानी में डाला जाए तो पानी के तैरेगा। जिसकी डेंसिटी कम होती है वो पानी पर तैरता है। तो वहां पे माना गया है कि वो एक गैसियस पिंड है और जिसका वेट बहुत कम है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बहुत सालों से पहले से लोगों को पता थी। और एक चीज समझिएगा, एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, इसके बारे में अभी पिछले 300-400 साल से जो पंचांग छप रहा है उसमें आपको आज बता देंगे कि 2035 में, 2050 में कब ग्रहण पड़ेगा। यानी कि इतना एडवांस हमारा एस्ट्रोनॉमिकल साइंस था और एस्ट्रोलॉजी थी कि जिसको हम उस टाइम से फॉलो करते आ रहे। तो इसमें कुछ तो सब्सटेंस है, जैसे मैंने कहा, वरना इतने सालों तक कोई चीज कंटिन्यू नहीं हो सकती। इतना जरूर है कि बीच में काफी करप्ट हो गया बिकॉज ऑफ कॉलोनियल रूल और बाकी जो फैक्टर्स थे उसकी वजह से। अब बात करते हैं ज्योतिष काम कैसे करता है, क्या सिद्धांत काम करता है इसके पीछे। अगर आपने इसको समझना है तो आपको ये समझना होगा, उसके बारे में बात करने से पहले कुछ और भी जान लेते हैं। क्या कि कई बार ये डिबेट होती है कि ज्योतिष की वजह से लोग लक पे ज्यादा विश्वास करते हैं और कर्मों पे विश्वास करना कम कर देते हैं, एफर्ट कम करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाग्य है सब कुछ और भाग्य के आधार पर ही काम हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। ज्योतिष भाग्यवादी नहीं कर्मवादी बनाता है। जिन लोगों को ये मिथ है कि ये भाग्य पर विश्वास को बढ़ाता है, वो गलत है। कैसे गलत है वो समझते हैं।
देखिए, ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार या ज्योतिष जिस सिद्धांत पर बेस्ड है उसके अनुसार आत्मा अमर है। जो हमारा शरीर है ये हम बदलते रहते हैं एक लाइफ से दूसरी लाइफ में, लेकिन आत्मा वो सोर्स है जो फील करती है। जो दुख या जो सुख हम इस लाइफ में भोग रहे हैं वो हमारी आत्मा फील कर रही है थ्रू आवर बॉडी, हमारे शरीर की वजह से। शरीर एक मीडियम है और आत्मा एक ऐसी चीज है जिसकी अनंत यात्रा चालू है। कितनी लाइफ हम पहले निकाल चुके हैं, कितनी लाइफ हम आगे देखने वाले हैं। तो इस सिद्धांत पर एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पिछली जिंदगी में जो आपने अच्छे या बुरे कर्म करे, पिछले जितने भी जन्म आपके बीते हैं उसमें अलग अलग लाइफ में आपने कुछ ना कुछ कर्म किए होंगे, अच्छे और बुरे। उसके आधार पर आपको इस जीवन में सुविधा या संघर्ष मिलते हैं। कहने का मतलब क्या है, कुछ चीजें किसी को भी आसानी से मिल जाती है। एक व्यक्ति है उसको बहुत आसानी से बिना किसी एफर्ट के, एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे दूं, पिन कोड से लेकर पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन तक, इस सब पर हमारा कोई जोर नहीं होता। आप कहाँ जन्म लेंगे, आपके पेरेंट्स का फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या होगा, ये सबका इक्वल नहीं होता। तो एस्ट्रोलॉजी तो वहीं से चालू हो जाती है, लक वहां से ही चालू हो जाता है। अच्छा, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि कुछ लोगों के लिए पीने का साफ पानी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये सारी चीजें उन्हें पता ही नहीं इसकी वैल्यू क्या है, उनको बचपन से मिलती आ रही है। तो ये है कि कुछ चीजें कन्वीनियंस से मिल जाती है, कुछ लोग बड़ी स्ट्रगल के बाद लाइफ में उसको अटेन कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पिछली लाइफ में हमने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिस वजह से इस लाइफ में हमें ये चीज इजीली या डिस्कंफर्ट के साथ मिल गई। तो एस्ट्रोलॉजी यही बताता है और इसको डिटेल में बताता है। कैसे? देखिए, जैसे मैंने कहा, ज्योतिष शास्त्र पुनर्जन्म और कर्म की अवधारणा पर आधारित है कि आपकी पास्ट लाइफ का जो कर्म है उसके बेसिस पे आपको ये लाइफ मिलेगी। इसमें ये माना जाता है कि आपका जन्म एक निर्धारित समय पर, एक उसी पर्टिकुलर जगह और उसी पर्टिकुलर टाइम पर क्यों हुआ। वो कहता है उसी टाइम पर इसलिए हुआ कि उस टाइम पर जो प्लैनेटरी पोजीशन थी वो आपके पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस्ट क्या कह सकते हैं, उसके साथ कंप्लीट थी, उस चीज को रिप्रेजेंट कर रही थी। आपके पिछले जन्म के कर्मों को प्रदर्शित करने का काम ग्रह कर रहे थे उस समय जब आपका जन्म हुआ। अब उस समय जो ग्रह कमजोर थे, अब ये कमजोर क्या होता है, बली क्या होता है, ये इन वर्ड्स को बस सुनिएगा, इसके बारे में ज्यादा बताना यहाँ पर सही नहीं रहेगा क्योंकि फिर वो एस्ट्रोलॉजी की क्लास हो जाएगी। बट कमजोर ग्रह यानी कि वीक प्लैनेट अगर आपके उस समय जन्म के समय कोई थे तो वो ये दिखाते हैं कि पूर्व जन्म में आपने कुछ अनुचित कार्य किए थे, कुछ ऐसे बुरे कर्म किए थे जिस वजह से इस लाइफ में आपको वो वीक प्लैनेट मिल रहे हैं। और जो उस समय मजबूत प्लैनेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होते हैं, जब आपका बर्थ हो रहा था, तो वो ये दिखाता है कि पास्ट लाइफ में आपने कुछ अच्छे कर्म किए थे जिस वजह से वो जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है इस लाइफ में आपको फैसिलिटेट करेंगे, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। अब व्यक्ति की क्या ड्यूटी होनी चाहिए? यहां पर व्यक्ति को ये करना चाहिए कि जो उसकी कुंडली में कमजोर ग्रह है, उसे कुंडली देखी, दिखाई, उसके आधार पर उसे पता लगा मेरी कुंडली में ये वीक पॉइंट है, तो उसको एफर्ट करना चाहिए कि उसको मैं जितना इंप्रूव कर सकूं उतना इंप्रूव जरूर करूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको पता लगता है कि मेरी कुंडली में इस तरह की प्लैनेटरी पोजीशन है जो मुझे एग्रेसिव बना रही है और उस एग्रेशन की वजह से लाइफ की कई सारी अपॉर्चुनिटीज मैं मिस कर सकता हूं, करूंगा नहीं, तो वहां पर फ्री विल काम आती है, आपकी अभी की बुद्धि काम आती है कि अब मैं इससे आगे कैसे बढ़ूं। अगर ये एग्रेशन मेरे में है, क्योंकि इनबिल्ट ट्रेट है मेरा, तो उसको मैं कैसे इस्तेमाल करूं कि जिससे वो मुझे कम से कम नुकसान पहुंचाए। तो ये है कि अपनी वीक प्लैनेट का पता करने के बाद उसमें सुधार करने की कोशिश करना। और वही जो मेरे मजबूत ग्रह हैं, जो परमात्मा की कृपा से मैंने पिछली जिंदगी में जो अच्छे कर्म किए थे उस वजह से स्ट्रॉन्ग प्लैनेट मुझे मिले हैं, उसमें मैं अपना अच्छा कार्य इस लाइफ में भी चालू रखूं, उस चीज को वैसे ही बढ़ाता रहूं। फिर एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए कोई अपनी मैरिड लाइफ में, पिछली लाइफ में अपने पार्टनर को बहुत तंग करता है, उसकी बिना गलती की उसको सजा दिए जा रहा है, या आपके कर्मों की वजह से आपका लाइफ पार्टनर बहुत परेशान रहा पिछली जिंदगी में, तो कहीं ना कहीं उसको कंपनसेट करने के लिए, उन कर्मों को बैलेंस आउट करने के लिए इस लाइफ में हो सकता है वही पार्टनर आपको दोबारा मिले और इस बार वो आपको टॉर्चर करे। और ये कुंडली में हम देखकर बता पाते हैं कि अच्छा, इस लाइफ में आपको ये लाइफ के सेगमेंट जो है थोड़े वीक मिलेंगे, तो वहां मैनेज कीजिएगा, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा आप अगर पूरे बांध लेंगे तो आपको परेशानी है। तो ये तो हुआ वीक प्लैनेट का। और अगर स्ट्रॉन्ग प्लैनेट मिलते हैं तो इसका मतलब पास्ट लाइफ में आपने उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया था, जिस वजह से वही अच्छा बिहेव अब वो आपके साथ करेंगे, इसलिए आपकी कुंडली में ये पर्टिकुलर प्लैनेट, जिसकी XYZ प्लैनेट की हम बात करें, वो स्ट्रॉन्ग है। इससे होगा क्या? इससे ये वाली लाइफ तो मेरी अच्छी होगी ही होगी, साथ में आने वाले जो मेरी जिंदगियां हैं, आने वाले जो मेरे जन्म हैं, तो उनमें भी मुझे इसका फायदा मिलेगा। तो ज्योतिष का जो मेन सिद्धांत है वो ये है कि ज्योतिष के द्वारा आप अपनी पास्ट लाइफ कर्मास को जान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इस लाइफ को प्लान कर सकते हैं। बदल सकते हैं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आप उन बातों को जानकर
फ्री विल के द्वारा, जो फ्री विल आपको इस लाइफ में प्रोवाइड की गई है या परमात्मा ने दी है कि आप कर्म कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं मेरे लिए ये सही है या ये गलत, उसके आधार पर आप उसे सही करिए, जिससे कि आने वाली जिंदगी भी अच्छी हो और ये वाली लाइफ भी अच्छी हो।